नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगण। आठवीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, आप सभी घर में ही हैं, घर में ही रहिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखिए। आठवीं कक्षा के छात्र हमारे स्कूल में नए नए आए हैं। आप सबको मेरे बारे में परिचय भी शायद नहीं है। मैं आपका राघवेंद्र सर इंदिरावाड़ी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं आपके लिए प्रथम भाषा हिंदी और तृतीय भाषा हिंदी के शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी के पहला पद्य चाहता हूं नामक पद्य के बारे में देखेंगे। चाहता हूं। चाहता हूं नामक पद्य एक सुंदर पद्य है और भावपूर्ण पद्य है। इस पद्य में कवि यह कहना चाहता है कि अपना मातृभूमि पर अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है। वह देश की धरती को अपना तन, मन और जीवन समर्पित करना चाहता है। इतना सुंदर पद्य के रचयिता मतलब कवि के बारे में जानेंगे। इस सुंदर पद्य का कवि है रामावतार त्यागी। क्या? रामावतार त्यागी। रामावतार त्यागी रामावतार त्यागी हैं। रामावतार त्यागी के कवि परिचय थोड़ा सा हम जानेंगे। रामावतार त्यागी का जन्म 1925 को मुरादाबाद जिले के कुरकावली ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ। घर की रूढ़िवादिता से विद्रोह कर त्यागी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की। अंत में दिल्ली आकर उन्होंने वियोगी हरि और महावीर अधिकारी के साथ संपादन कार्य किया। संपादन कार्य मतलब पब्लिकेशन वर्क। त्यागी पीड़ा के कवि थे। इनके शब्द योजना सरल तथा अनुभूति गहरी है। नया गुण तथा आठवां स्वर इनके कविता संग्रह है। आठवां स्वर पुस्तक पुरस्कृत है। इनके निधन सन 1982 को हुआ। संक्षिप्त तरीके से जानेंगे। रामावतार त्यागी का जन्म 1925 को हुआ और इनके जन्म स्थान कुरकावली। रचनाएं आठवां स्वर, नया कुन। मृत्यु 1982।
यहां रामावतार त्यागी जी के कवि परिचय है। इतना जानने के बाद में हम रामावतार त्यागी द्वारा लिखा हुआ चाहता हूं पद्य के बारे में देखेंगे। चाहता हूं, रामावतार त्यागी कवि। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। ताल में लाऊं सजाकर बाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को अब करना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। बाल पर मल दो चरण की धूल तोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूं मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार ले लो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सुंदर पद्य है, सुंदर पद्य है, कवि के द्वारा लिखा हुआ अद्भुत पद्य है। इस पद्य में पहला प्यारा से लेकर अंतिम प्यारा तक पूर्ण तरीके से मातृभूमि की वैभवता, मातृभूमि की विशिष्टता के बारे में कहा हुआ है। कवि मातृभूमि को बहुत कुछ दे चुका है, इतने से वह संतुष्ट नहीं है, वह और भी कुछ देना चाहता है, और भी कुछ देना चाहता है। जो दिया हुआ है उससे संतुष्ट नहीं हूं और मैं और भी कुछ देना चाहता हूं। यही इस पद्य का सारांश है। पद्य में कवि इस तरह मैं वहां देता हूं, यहां देता हूं, देश के लिए और मातृभूमि के लिए यहां करता हूं, वहां करता हूं, सब कुछ कहते हैं। इतने कहने के बाद में वह संतुष्ट नहीं है, और भी कुछ देने की बात कहते हैं। पहला छोटा सा जो प्यारा के बारे में देखेंगे, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। जिस तरह सैनिक देश सेवा करते वक्त अपना मन, तन और पूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर कर रखा है, उसी तरह कवि देश के लिए और भी कुछ देना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरा मन देश के लिए समर्पित है और मातृभूमि के लिए समर्पित है। मेरा तन, तन मतलब देखिए तन क्या कहते हैं, तन मतलब शरीर, शरीर कहलाते हैं। मेरा तन भी देश के लिए समर्पित है। इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूं, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूं, चाहता हूं मतलब मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है। तन, मन और जीवन देने से संतुष्ट नहीं हूं, तुम्हारे लिए और भी कुछ देने की बात इस पद्य में कवि कहा हुआ है। सेकंड पैरा देखेंगे, मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। ऋण, ऋण नामक शब्द का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है। इन कन्नड़ा कहते हैं
ತಾಯಿಯ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಲಾಗದು. ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದರೂ ತಾಯಿಯ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದು. बहुत बड़ा जो लोकप्रिय कहावत है. मां की जितना सेवा किए तो भी उसका ऋण मैं चुका नहीं सकता हूं, जिस तरह उसी तरह मातृभूमि भी पर भी हमारा ऋण है. मातृभूमि की सेवा करना हम सबके कर्तव्य है. यहां जन्म लेकर हम मातृभूमि के ऋणी बन चुके हैं. स्वर्ग जैसे धरती में जन्म लेकर, इस भारत भूमि में जन्म लेकर हम मातृभूमि के ऋणी बन चुके हैं. आखिर यह ऋण कैसे चुका सकते हैं? चुकाने का एक सुंदर मार्ग है. वह है देश सेवा करना. देश सेवा करने से हम ऋणी हो सकते हैं. इसका मतलब ऋण मुक्त हो सकते हैं. इसलिए मैं कहता हूं हमें सबको देश सेवा पर ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना है और ज्यादा से ज्यादा गमन देना है, कंसंट्रेशन देना है. देश के हर एक जो युवक को 2 या 3 साल के देश सेवा करने की जो नियम बनाए तो देश में ऐसा जो स्थिति ही नहीं आएगा कोई भी बाहर वाले आकर हम पर आक्रमण करे. इसलिए कहते हैं कवि, मैं ऋणी बन चुका हूं, उस ऋण से मुक्त होना है. ऋण से मुक्त होना है. इतने करने के बाद में मैं एक निवेदन कर रहा हूं, किंतु इतना मैं कर रहा फिर निवेदन. मैं ऋणी बन चुका हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं. आखिर मैं देश के लिए क्या दे सकता हूं? ताल में लाऊ सजाकर बाल जब भी, वह कहते हैं ताल में मतलब इन कन्नड़ा कहते हैं ना हरिवाणा. ताल में लाऊ सजाकर बाल जब भी, बाल मतलब सिर कहते हैं. ताल में लाऊ सजाकर बाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण. मेरे यह समर्पण स्वीकार लेना. ऐसे कवि कहते हैं. ताल में लाऊ, इसका मतलब है, एक निहितार्थ है यहां. ताल में लाऊ सजाकर बाल जब भी, सजाना मतलब देश के लिए शहीद होना. ಸಜಾಕರ್ ಬಾಲ್ ಜಬ್ಬಿ ತಾಳ್ಮೆ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದರೂ ಸಹಿತ ನೀನು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. इसका मतलब है देखिए, ताल में लाऊ सजाकर बाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण. में देश सेवा करते लड़ते 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 यदि मैं मर गया और नहीं तो शहीद हुआ तो भी तुम्हें वह मेरा समर्पण स्वीकार करना है. इससे मुझे ऋण मुक्त करना है. मेरा गान तुम्हारे लिए समर्पित है. मेरा यह प्राण समर्पित है. रक्त का हर एक बूंद, रक्त का हर एक कण भी तुम्हारे लिए समर्पित है. चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं. इतने देने से मैं संतुष्ट नहीं हूं, और भी तुम्हें देना चाहता हूं. देने की जो बात इस तरह वह कहा है. इतनी सी जो पद्य जानने के बाद में हम पिछली जो 7वीं कक्षा में जो ग्रामर ये सभी पढ़कर आए ना, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. आखिर आपको ये सभी याद है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. प्लीज देख लीजिए. आप सबको मालूम है ये सभी वर्णमालाक्षर.
वर्णमाला अक्षर में आपको मालूम है स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, योगवाह आते हैं, ये सभी आपको मालूम है। और स्वर में आपको मालूम है स्वराक्षर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। इसमें आहा को योगवाह कहते हैं और स्वराक्षर अ से औ तक स्वराक्षर कहलाते हैं। स्वराक्षर में भी दो प्रकार है, आपको मालूम है, ये सभी आपने 7वीं कक्षा में पढ़कर आए हो, तो एक रिवीजन करने की जो तरीका है। स्वराक्षर में भी दो प्रकार है, एक ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आते हैं? अ, ई, उ, इतना आते हैं। और दीर्घ बाकी सभी स्वर दीर्घ स्वर है और योगवाह में अम और आहा आते हैं। इसके बाद आते हैं व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर व्यंजनाक्षर में भी आपको दो प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, वह है वर्गीय व्यंजना और दूसरा अवर्गीय व्यंजना। वर्गीय व्यंजना वर्ग कर सकते हैं, वर्गीय व्यंजना। अवर्गीय व्यंजन वर्ग नहीं कर सकते हैं। वर्ग कैसे करना यह भी थोड़ा जानेंगे हम। वर्गीय व्यंजन में 3 वर्ग किया हुआ है, वह है अल्प प्राणाक्षर, महाप्राणाक्षर और अनुनासिक अक्षर। अल्प प्राणाक्षर क, च, ट, त, प, वैसे ही ग, द, ड, ब, द, ऐसे जो अल्प प्राणाक्षर है। महाप्राणाक्षर जिसका जो बहुत प्रेस कर कर कहना पड़ता है, इसमें बहुत जोर लगाकर शब्द उसका जो प्रेशर डालना पड़ता है, उसे कहते वक्त जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, वैसे है। और अनुनासिक अक्षर तो आपको मालूम है, अंत में रहने वाले जो 5 अक्षर है वह अनुनासिक अक्षर कहलाते हैं। और वैसे ही अवर्गीय व्यंजन में य, र, ल, व, श, श, ये सभी आपको मालूम है। बच्चों, स्वराक्षर के बारे में आपको मालूम हुआ, व्यंजनाक्षर के बारे में मालूम हुआ और साथ ही साथ योगवाह के बारे में भी मालूम हुआ। इतना जानने के बाद में आपको शब्द लिखना आना है। शब्द क्या कहते हैं? अक्षरों का समूह को, अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहलाते हैं। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहलाते हैं और शब्दों का व्यवस्थित रचना को हम वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रचना, इट मींस अर्थपूर्ण रचना। शब्दों का देखिए कैसे, कमला, 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 यह एक शब्द है। कमला शब्द में कमला इसका अर्थ है कमला। वैसे आप वैसे नहीं लिख सकते हो लमका, यह अर्थपूर्ण नहीं है, यह अर्थपूर्ण जो रचना है ऐसे कहते हैं। वैसे दूसरा है राम आम काया। देखिए राम आम काया, राम ने, अदरवाइज राम आम काया, राम ने आम काया। ओके, राम ने आम काया, यहां देखिए अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ना करना है। राम ने आम काया, आम ने राम को काया वैसा नहीं है। आम ने राम को काया यह अर्थपूर्ण नहीं है। राम आम, राम ने आम काया, यह अर्थपूर्ण जोड़ना है। आज हम चाहता हूं नामक पद्य, कवि परिचय और कुछ ग्रामर की जो हिस्सा के बारे में चर्चा किए हैं,
आने वाले कक्षा में हम इसका आगे के भाग के बारे में जानेंगे। और तब तक आप सबको एक और बात कहना चाहता हूं, थोड़ा घर पर प्रैक्टिस कर दीजिए। यहाँ आसान नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आपको अनिवार्य है। बच्चों धन्यवाद और फिर मिलेंगे। थैंक यू।